ओके सो आज से हम लोग करने वाले हैं 2024 में पूछे गए ऑल द जीके क्वेश्चंस, वो भी टॉपिक वाइज. ओके सो द क्रेडिट फॉर दिस पीडीएफ ऑफ कोर्स विल गो टू शुभम सर, राइट, जो आरबी के हैं. आप ये पीडीएफ्स उनके चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो. अब स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 6 राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 19 दैट कैन बी सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ. तो जो 6 राइट्स हैं जो आर्टिकल नंबर 19 से आपके मतलब किए गए हैं एड्रेस, वो मतलब आप suspended when a war will be waged or an external aggression will be faced in the country. So ये हो जाएगा हम लोगों का राइट. तो हम लोग को यहाँ से क्या याद रखना है, हमें सिर्फ यही वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं, हमको ये आर्टिकल भी याद रखना है कि जब किस आर्टिकल से ये वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के वजह से ये सस्पेंड हो जाते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 19. ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ. तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ हमें पता है कि कौन से आर्टिकल से बिलोंग करता है. तो आर्टिकल नंबर 14 से. यहाँ से हमें ये याद रखना है कि कौन सा हम लोग का राइट टू जो राइट टू हमारा राइट टू इक्वालिटी है, ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है. तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है which of the following article prohibits the employment of children under 14 years of age in factories. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 24. आर्टिकल नंबर 24 कहता है कि कोई भी हम लोग कोई भी चाइल्ड को हम लोग किसी भी फैक्ट्री या उसमें नहीं मतलब एम्प्लॉय कर सकते हैं कोई भी ऐसा चाइल्ड जो 14 इयर्स या उससे कम एज का हो. तो आप अब यहाँ से आप रिकॉल करिए आर्टिकल नंबर 23 में क्या है. तो आर्टिकल नंबर 23 में है हमारा ह्यूमन ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड. तो अंडर ये हमारा फाइनेंस कमीशन हमारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर द आर्टिकल नंबर 280, राइट. ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पर्सनैलिटी. right to protection of life personality and protection of life personality is given under which article. तो जब भी आपकी लाइफ या फिर कोई भी ऐसा आर्टिकल पूछा जाए जो आपने कभी पहले ना पढ़ा हो तो आर्टिकल नंबर 21 आंसर हो जाएगा, राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट टू एजुकेशन हैज बीन given in which of the following article of Indian Constitution. तो आर्टिकल नंबर 21A में हमारा मेंशन्ड है राइट टू एजुकेशन, राइट. यहाँ से ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है तो हमें ये याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्टिंग द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे. तो इंडिपेंडेंस डे पे हमारा फ्लैग जो होस्ट करते हैं वो होस्ट करते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अभी कैसे हम लोग याद रखेंगे तो इसके ऐसे आप याद रख सकते हो कि जब हमारा इंडिपेंडेंस हुई थी हमारी, तब हमारे जो पीएम थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, राइट. और जवाहरलाल नेहरू तो मेन रोल उसमें राजेंद्र प्रसाद का कहीं था, राजेंद्र प्रसाद नहीं था. मेन रोल जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था वो जवाहरलाल नेहरू का था. तो यहाँ जो कि हमारे बाद में चल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं
और जो मेन हेड होता है उसको प्राइम मिनिस्टर को ही कहा जाता है। इस वजह से आप ये याद रख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग होस्टिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ऐसे आप यहाँ से लिंक करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो कुछ ऑप्शंस रहे होंगे जिसमें हमारा ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इस अटॉर्नी जनरल ऑफ कोर्स हो सकता है, बिकॉज अटॉर्नी जनरल हमारे रिलेटेड है, इनको बोलते हैं लॉ एडवाइसर बोला जाता है, लॉ एडवाइसर, राइट। तो इनको लॉ एडवाइजर बोला जाता है। तो यहाँ से आप ये याद रख लेंगे कि अटॉर्नी जनरल को लॉ एडवाइजर बोलते हैं और ये हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वो बॉडी होती है जो हमारे किसी आर्टिकल में मेंशन्ड हो या फिर इसमें कोई एक्ट बना हो इससे रिलेटेड, तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। तो इसका आंसर ऑफ कोर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जो 1935 में नेशनलाइज होके, मतलब 1935 में नेशनलाइज हुआ था और हमें मिला था, बट ये कोई एक एक्ट के थ्रू नहीं पास किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन डज नॉट safeguard the interest of any caste और community। तो फाइनेंस कमीशन आप ऑप्शन में चेक करोगे तो उसमें फाइनेंस कमीशन लिखा होगा, तो ऑफकोर्स फाइनेंस कमीशन हमारे मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह बनाता है तो उससे रिलेटेड है, तो फाइनेंस कमीशन इसका आंसर ऑफकोर्स नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेशनल कमीशन भले ही इसमें नेशनल लिखा हो बट ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, राइट। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, the Companies Act, is an act to consolidate and amend the law relating to the companies। तो ये एक्ट हमारा द कंपनीज एक्ट कब आया था, तो ये हमारा एक्ट आया था इन द ईयर 2013, राइट। तो यहाँ से 2013 हो जाएगा अपना आंसर। ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है तो इसे हमें याद रखना है, तो इसको मैं मार्क कर देती हूँ ताकि हम लोग बाद में रिकॉल करते टाइम इनको इन सारे पॉइंट्स को रिकॉल कर सकें, राइट। ठीक है, तो हमारे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द टर्म ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको कितने ईयर, उसका टर्म कितना था, तो उसका टर्म ऑफ ईयर 3 इयर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंडक्ट्स रिक्रूटमेंट फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी आप सबको पता ही होगा, वेरी नॉन क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका दो क्वेश्चन आपको नए मिले जो कि आपको याद रखना है। एक तो द कंपनीज एक्ट हमारा कौन से ईयर में आया था, नेक्स्ट जो हमारा असेंबली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था उसका टेन्योर क्या था। ये दो क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसको मार्क कर देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोगों का स्टेनो का 2024 का यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम लोग करेंगे MTS के 200 अप्रॉक्स क्वेश्चंस 2024 में आए हुए, राइट। तो इसका करते हैं SSC MTS 2024 के ऑल द क्वेश्चंस, राइट। तो क्या कह रहा है यहाँ से,
which of the following articles of the Constitution which of the following articles of Constitution of India mentions that every minister and Attorney General of India shall have the right to speak in and participate in the proceeding of either House of Parliament? ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा अटॉर्नी जनरल है वो इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में किसी भी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है ऑन बाय हिज राइट टू स्पीक। ठीक है, तो ये हमारा कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? ये हमारा आर्टिकल नंबर 88 में मेंशन्ड है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारा अटॉर्नी जनरल है उसमें डबल टी आता है, तो यहाँ पे भी 88 आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेंशंस अबाउट द अप्रोप्रिएशन बिल द स्टेट लेजिस्लेचर। ये हमारा फिर से एक न्यू क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 204। तो अप्रोप्रिएशन बिल राइट, अप्रोप्रिएशन बिल किस में मेंशन्ड है? हमारे आर्टिकल नंबर 204 में मेंशन्ड है। इस क्वेश्चन पे अभी हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे जब मैं वापस से इसका रिवीजन करवाऊंगी। राइट, तो अभी के लिए इसको मार्क कर देते हैं एज ये न्यू क्वेश्चन है। अप्रोप्रिएशन बिल जो हमारा 204 आर्टिकल में मेंशन्ड है, ये हमारे एमटीएस में पूछा गया है अब की बार। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एंटेल्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये तो सबको पता है। राइट, तो जो हमारी ओबीसी और बाकी जो रिजर्वेशंस होती हैं वो अंडर आर्टिकल 16 होती हैं। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो नोन क्वेश्चन है, वेल नोन क्वेश्चन है। राइट, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज सस्पेंडेड व्हेन एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। तो अभी आपने, हम लोगों ने स्टेनो का जब पेपर किया तो आपने उसमें यहाँ पे रिकॉल किया होगा जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 है उससे हमारा दो चीज़ें सस्पेंड हो जाती हैं। पहली होती है हमारी अगर मतलब दो कंडीशन में ये हमारी सारी राइट सस्पेंड हो जाती हैं। वो कौन से हैं? एक है वॉर या फिर दूसरा हमारा है एक्सटर्नल एग्रेशन। राइट, एक्सटर्नल अग्रेशन पे अग्रेशन, राइट, ये एक्सटर्नल एग्रेशन पे। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी नॉन क्वेश्चन था। अंडर आर्टिकल 165 द गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी द डैश फॉर द स्टेट ऑफ एडवोकेट जनरल। तो आप यहाँ से मेनली ये पूछ रहा है जो गवर्नर है वो जज को अपॉइंट करता है फॉर मतलब जैसे कि एक हम लोगों की अटॉर्नी जनरल की जितनी भी पावर्स होती हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, उस टाइप से स्टेट में परफॉर्म करने के लिए जो भी अपॉइंट किया जाता है स्टेट लेवल पे, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का एडवोकेट जनरल। राइट, एडवोकेट जनरल हो जाएगा इसका आंसर। ये भी इसमें सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि जो गवर्नर है हमारा, वो जो हमारे गवर्नर है वो अंडर आर्टिकल नंबर आर्टिकल के अंडर एडवोकेट जनरल को ऐड करते हैं, एडवोकेट जनरल को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 165। राइट, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया emphasizes for the participation of workers in the management of the industries
तो ये हमारा आता है, एक डीपीएसपी है ये हम लोगों का। तो जो हमारा डीपीएसपी नंबर 43 है वो मेनली डील करता है हमारे जो पार्टिसिप वर्कर्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये रिकॉल कर सकते हैं, जो 43 बी है हमारा, 43 ए है हम लोगों का एक, राइट। 43 ए में तो मेंशन्ड है कि पार्टिसिपेशन करवाना है, एंड 43 बी में हमारा मेंशन्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ से रिकॉल कर लिया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन wholly maintained out of state funds, right। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हम लोगों का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें अंडर विच आर्टिकल हम लोग कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो ये वाला जो चीज़ है ये हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, तो ये हमारा मेंशन्ड है इन आर्टिकल नंबर 28 में। और ये आप बता सकते हो कि ये कौन से पार्ट्स में आते हैं, तो ये हमारा आता है राइट टू राइट ऑफ रिलीजन में आ जाएगा ये, राइट ऑफ रिलीजन, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, अपनी 6 फंडामेंटल राइट्स होती है, राइट। तो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, article of constitution of India deals with the composition of legislative council। तो जो हमारी composition of legislative council है वो mentioned है under the article 171। तो which article of Indian constitution of India deals with the composition of the legislative council। तो ये अगेन एक मतलब बहुत ज़्यादा known question नहीं है, ये एक दो बार पूछा गया है, तो ये भी हम मार्क करेंगे इसको आर्टिकल। तो यहाँ से हम लोगों को बस ये याद रखना है कि जो आर्टिकल नंबर 171 है, 171, राइट, तो ये हम लोगों का लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है आर्टिकल 171। ठीक है, इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 280 of Indian Constitution, the finance commission needs to be appointed for every तो हर के लिए कितने सालों के लिए ये अपॉइंट किया जाता है अपना फाइनेंस कमीशन। तो ये हम लोगों का एक मतलब एक पूरा जो जब दोबारा इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का, जो कि चेयरमैन मतलब जो मेन हेड होते हैं काउंसिल के, जब वो होता है तभी होता है। तो इट्स 5 years जब फाइनेंस कमीशन मतलब फाइनेंस अपना चुने जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस टू सिटीजन इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड। तो ये क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि जो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट करता है टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस टू इट्स सिटीजन्स इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसएबलमेंट विथ लिमिट ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। तो इसका आर्टिकल हो जाएगा नंबर 41। तो ये आर्टिकल नंबर 41 है। ये भी हम लोग का एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग मार्क करेंगे, राइट। ये सारे क्वेश्चन मैं रिवाइज करवाऊंगी, राइट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का तो ये क्वेश्चन मतलब आप समझ गए ना कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और इन सब के लिए मतलब हमारी गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जितना भी हो उनके पास, अपनी गवर्नमेंट के पास इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एट द टाइम ऑफ इट्स अडॉप्शन द कॉन्स्टिट्यूएंट
constitution has 395 articles and how many schedules? तो at the time of अडॉप्टमेंट तब हम लोगों के पास 395 आर्टिकल्स, ठीक है, थे, 95 आर्टिकल्स थे। एंड हाउ मेनी शेड्यूल्स? तो हम लोगों के पास 8 शेड्यूल थे। बट आज हम लोगों के पास कितने शेड्यूल है? आज हम लोगों के पास इन टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल्स याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 225 से 28 तक। तो हम लोगों ने रिकॉल करते हैं हम लोगों ने देखा था कि जो आर्टिकल नंबर 28 है उसमें क्या मेंशन्ड है? तो आर्टिकल नंबर 28 में मेंशन्ड है हमारा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम लोग कोई भी रिलीजियस टीचिंग्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। रिलीजियस टीचिंग्स नहीं कर सकते, राइट। तो ये हो जाएगा हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एज पर आर्टिकल 157 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन नीड्स टू कंप्लीट अ एज ऑफ डैश अंडर ईयर्स टू अपॉइंटेड एज गवर्नर। तो यहाँ हम सबको पता है कि जो गवर्नर होता है एंड जो प्रेसिडेंट होता है या फिर जो राज्यसभा मेंबर होता है, राज्यसभा का मेंबर, इन सब की अपॉइंटमेंट की जो एज होती है वो 35 ईयर्स होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है directive principle of state policy are considered the fundamental in the governance of country but they are not enforceable by any country. This concept is mentioned in which article? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये हमारी एक फंडामेंटल मतलब गवर्नेंस के लिए यूज है पर ये एनफोर्सेबल नहीं है। ऐसा जो डीपीएसपीज हैं हमारी, दीज आर नॉट एनफोर्सेबल। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो आर्टिकल नंबर 37। इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलेंगे which article of Constitution of India describes a key feature of universal adult franchise, the grant right to vote to citizen above the age of 18 years in India? तो ये होता है हमारा आर्टिकल नंबर 326। ये भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन 1976 इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड? तो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो आर्टिकल 4A के थ्रू ऐड की गई थी, राइट। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि 4A के थ्रू ऐड की गई थी। एक नॉर्मल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74(1) विच इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो हमारा जो हेड है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो प्राइम मिनिस्टर होता है एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट का हेड होता है वो गवर्नर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 51A से ऐड किया गया है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली एड्रेसेस द क्वालिटीज फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 58। Which article of Constitution of India specifically addresses the qualification for the office of president? तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 58, एड्रेसेस फॉर क्वालिफिकेशन। तो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन किस में मेंशन्ड है? आर्टिकल नंबर 58 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर द आर्टिकल नंबर 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटी किससे रिलेटेड है? तो वो ह्यूमनिज्म से रिलेटेड,
स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रिफॉर्म एंड साइंटिफिक टेम्पर से रिलेटेड है। ये आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते थे, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? तो अपॉइंटमेंट मेंशन्ड है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये हमारे आर्टिकल नंबर 16 में। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने देखा था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आर्टिकल डैश सप्लीमेंट्स द 11th फंडामेंटल ड्यूटी। तो अगेन अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आर्टिकल नंबर 21 कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो एट द सेंटर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है वो 74th आर्टिकल एंड 75 आर्टिकल है। ये अगेन न्यू क्वेश्चन है, इसको मार्क कर देते हैं। क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, राइट। पार्लियामेंट्री फॉर्म को गवर्न करता है वो आर्टिकल नंबर 74 एंड 75 है। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैं ये अदर या फिर अदर वीकर सेक्शन है, ये कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं? तो ये आर्टिकल नंबर 46 के अंडर आते हैं, राइट। तो ये भी एक न्यू टाइप का क्वेश्चन कह सकते हैं, तो इसको भी आप याद रख लेंगे यहाँ से। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल नंबर 46, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज मेंशन्ड। आर्टिकल 21 में कौन सा मेंशन है? तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगेन वही रिपीटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज इज डिक्लेयर्ड। 360 में कौन सी? ये सबको पता होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है पुराने ईयर्स का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच आर्टिकल डील्स विद प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। तो इसका आंसर है आर्टिकल नंबर 356। ये हो गया हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हम लोगों का आर्टिकल नंबर 356 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन सेंसस किस में मेंशन्ड है? तो आर्टिकल नंबर 246 में मेंशन्ड है। अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, as per the article 163 of constitutional advisor dash of India, any advice tendered by minister to the dash shall not be inquired in any court। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर। हमें पता है कि एडवाइस होगी वो किसी भी कोर्ट में नहीं, मतलब इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन आप कर सकते हो। अभी हम लोगों ने सिमिलर टाइप का एक 157 आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, राइट। वाला एडवोकेट जनरल से रिलेटेड था। अंडर आर्टिकल 165 द गवर्नर अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 165 के एडवोकेट जनरल को। तो यहाँ से आपको ये आर्टिकल भी याद रखना है कि जो एडवोकेट जनरल है वो 165 से अपॉइंट होता है। और अभी हम लोगों ने करा कि जो गवर्नर है वो अपना 165 163 के थ्रू लेते हैं हम लोग वहीं पे। आप लोग याद रखोगे कि ये 165 में एडवोकेट जनरल मेंशन है, जो कौन सा है? तो ये 163rd आर्टिकल के थ्रू गवर्नर जो है वो किसी भी कोर्ट में इसको इंक्वायर नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 163। ओके, सो अब कंफर्म हो गया ना, अब नहीं भूलेंगे हम लोग। 165 में लिखा है कि कोई भी एडवोकेट जनरल जो भी होगा उसको अपॉइंट करने के लिए स्टेट का एडवोकेट जनरल, और 163 में मेंशन्ड है कि जो हमारा गवर्नर है वो किसी भी हम लोग के कोर्ट में नहीं लिया जा सकता, राइट।
ये हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलर से बिकॉज ये हम लोग याद कर चुके हैं ना, तो मॉडरेट है ये क्वेश्चन अब अपने लिए। एक आइडिया से हम लोग वहाँ पे एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कहाँ है ये क्वेश्चन, ये रहा, राइट। इसको कर दे। आर्टिकल 165 के थ्रू हम लोग एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं ऑफ हाई कोर्ट, राइट। और अंडर 163 हम लोग क्या करते हैं, अंडर वन वरना कोई भी कोर्ट में अपना मतलब इंक्वायरी नहीं उसकी हो सकती। नेक्स्ट चलते हैं। अगेन वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसको भी उसी कलर से मार्क कर देंगे। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एडवाइस टू गवर्नर। तो ये हमारा मेंशन है आर्टिकल नंबर 163 में। तो हमारे 163 में दो पार्ट्स हो गया कि एक वो कोई भी कोर्ट में गवर्नर को नहीं बुलाया जा सकता, एंड दूसरा हो गया कि हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो स्टेट के वो एड करेंगे, एडवाइस करेंगे गवर्नर को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट देयर शैल बी पेड जजेस, मतलब जो जजेस की सैलरी है जो कि सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास आर्टिकल नंबर 125। ये अगेन एक इजी क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट किया जा चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है वो किस आर्टिकल के थ्रू क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है, तो वो हो जाएगी आर्टिकल नंबर 84 के थ्रू मेंशन्ड है। और हम लोगों ने देखा था आर्टिकल नंबर 4 एंड 70 के थ्रू आर्टिकल अपना आर्टिकल नंबर कौन सा 74 एंड 75 के थ्रू जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है ये दिया हुआ है, राइट। तो ये हो जाएगा, ये आपने यहाँ से रिकॉल कर लिया। और आर्टिकल 84 में पार्लियामेंट की मेंबरशिप मेंशन्ड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्टिकल 157 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्स द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, स्टेट और गवर्नर। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर की 157 में गवर्नर का है, ठीक है। तो अब गवर्नर से हम लोगों ने तीन आर्टिकल्स लर्न किए, जो है पहला है 163, ठीक है, 163, 165 एंड 157। तो यहाँ पे पहला आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। 165 में अपना एडवोकेट जनरल है, राइट, एडवोकेट जनरल। देन 163 में अपनी कोर्ट है, कोर्ट किसी भी कोर्ट में जो हमारा गवर्नर है उसको नहीं वो क्या मतलब नहीं बुलाया जा सकता। और नेक्स्ट है अपना आर्टिकल 7 में, आर्टिकल 157 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस क्वालिफिकेशन मेंशन है आर्टिकल 157 में। तो यहाँ से आपने रिकॉल कर लिया। 165 में एडवोकेट जनरल, 163 में कोर्ट ऑफ कोर्ट है, 157 में क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which of the following article of constitution has provision that all executive action of government of India shall be expressed to take in names of president। तो जितने भी प्रोविजन होती है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, वो आर्टिकल 77 के थ्रू अब प्रेसिडेंट के अंडर में आएंगे। तो आर्टिकल 77(1) के थ्रू ऑल actions of government of India shall be expressed and taken under the name of president। यहाँ से आप ये याद रख लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक जो स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 1729। तो आर्टिकल नंबर 79 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आर्टिकल नंबर 79 है इसमें मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट्स दैट पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। और तो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 79 में मेंशन है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट। से हम लोग याद रखेंगे 79 में मेंशन है लोकसभा, राज्यसभा एंड अपना प्रेसिडेंट। ये भी नॉन क्वेश्चन है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू अपलोड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सबको पता है, ये वाला तो प्रेम्बल ही है मेन, सो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ की फीचर। पार्लियामेंट्री फॉर्म किस आर्टिकल में मेंशन है ये पूछ रहा है। 9 to 122 मेंशनड है, राइट। तो यहाँ से आर्टिकल चैप्टर 5 में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इन आर्टिकल 79 से 122 तक मेंशनड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ इंडिया, इज द रियल is the real executive. The organization of agriculture and animal husbandry is included in which of the following articles of Indian Constitution? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 48। Organization of agriculture and animal husbandry is included in which of the following article? तो agriculture and animal husbandry हमारा mention है आर्टिकल नंबर 48 में। which of the following article of Constitution of India provision provides the appointment of the same person as the governor of two or more states? two or more states का कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल नंबर 153 में मेंशन है। which article of Indian Constitution has provision for the appointment of high court judges? तो high court judges अपॉइंट करना किसमें मेंशन है? तो आर्टिकल नंबर 217 में मेंशन है appointment of high court judges and provision. The article of Constitution of India provides the provision for appointment of same person as the governor for two or more states. आर्टिकल 153 में मेंशन है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस? आर्टिकल 217 में मेंशन है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज राइट ऑफ इक्वालिटी मेंशनड? तो अंडर इक्वालिटी कौन से मेंशन है? तो आर्टिकल नंबर 40 से लेके 18 तक मेंशन है, राइट। यहाँ से हम लोगों को कौन सा रिमेंबर करना चाहिए? वो हम लोगों का है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। ये आर्टिकल बहुत कम पूछा गया है, सो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमें याद रखना है अपॉइंटमेंट ऑफ सेम जजेस, जो सेम गवर्नर है वो दो से ज़्यादा स्टेट्स का किस आर्टिकल के थ्रू मेंशन किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 153। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस? तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 217, राइट। तो ये दो क्वेश्चन नए हैं जो हमें रिमेंबर करने हैं यहाँ से। Under which of the following article is right to equality mentioned? 14 से 18 में mentioned है। Which article of Indian Constitution states the following directive principle of state policy are fundamental governance of the country? It shall be duty of the state to principle in making laws। तो हमारा हो जाएगा आर्टिकल नंबर 37 हमारा आर्टिकल स्टेट करता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ कंट्री के लिए बनाई गई हैं, अप्लाई टू दीज प्रिंसिपल। और अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो आर्टिकल नंबर 37 है ये कहता है कि हमारे जो DPSPs हैं, एसपीज जो हैं वो हमारे एनफोर्सेबल नहीं हैं, एनफोर्सेबल है, राइट।
हमें यहाँ चीज़ ये याद रखनी है कि जो डीपीएसपी वो हमारे एनफोर्सेबल है, वो कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 37 में मेंशन है। फंडामेंटल कह सकते हैं इसको, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ कंट्री, एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉस। इंट्रो टाइप का जो दिया हुआ है, पैराफ्रेज टाइप का, वो आर्टिकल नंबर 37 में। Institution, the institution like Lokpal or Lokayuk, Ombudsman was first created, कौन से कंट्री में क्रिएट किया गया था? तो स्वीडन में क्रिएट किया गया था। तो यहाँ से आप याद रखेंगे तो लोकपाल और लोकायुक्त, ओम्बड्समैन जो क्रिएट किया गया वो कौन से तो स्वीडन से क्रिएट किया। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हो, राइट। तो कैसे याद रखोगे इसको? इसकी एक छोटी सी ट्रिक बना लो। जो ओम्बड्समैन है, जो ओम्बड्समैन होते हैं या जो लोकपाल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्वीट से होते हैं, और मतलब इनने वो लोकपाल बनने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होती है, तो अपने घर के अंदर रहते हैं। तो यहाँ से आप डेन, वैसे मतलब एक डेन उसको बोलते हैं ना अपना, बट आप लिंक करने के लिए याद रख लो कि तो स्वीडन आपको याद आ जाएगा, स्वीट से याद आ जाएगा, लोकपाल बहुत स्वीट होते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो गवर्नर का टेन्योर क्या होता है, तो ये सबको पता है, आर्टिकल मतलब 5 years होता है। और which of the following act provides for system of tribunal and ban on strikes, trade disputes act 1929? तो ये हमारा अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ये इसको मार्क करेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक्स, द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड्स फॉर सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल, तो ये हमारा ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929। नेक्स्ट कह रहा है अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 76, सबको पता होता है, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। तो जो हमारा फ्लैग्स है, एंथम, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो 51A के ए में मेंशन है। ऐसे याद रख सकते हैं कि ए फॉर एंथम एंड ए फॉर ए क्लॉज। Which of the following is not a feature of contingency fund of India? Allowances and emoluments of president are charged uh, का चार्ज अंडर इट। तो जो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है वो एमोल्यूमेंट ऑफ प्रेसिडेंट चार्ज करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज प्रेसिडेंट की जो सैलरी वगैरह आती है वो आती है हमारी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि which of the following articles of Indian Constitution of India provides the promotion of internal peace and security? इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो इसका बहुत ही ईजी सा और अच्छा सा हम लोगों ने ट्रिक बनाया था कि 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा के शांति की कामना की थी, राइट। तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोगों का क्या दिया है कि ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ओरिजिनली 25 आर्टिकल्स थे एंड कितने शेड्यूल्स थे? तो 8 शेड्यूल्स थे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, राइट। बहुत ही आसानी से इसमें अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आप चेंज ही नहीं कर सकते। तो ये हमारा निदर रिजिड है ना ही अपना फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऑफ इंडिया, एक सेकेंड, क्या हुआ है?